नमस्कार नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हमें 29 तारीख और अपन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। बहुत ही एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम के कुछ दिन पहले तो सुनी सुनाई बातें आपको याद रहेगी और फैक्ट लिखने में बहुत मजबूती से आप लिख पाएंगे। देखते हैं, पहला है कि आर्थिक विकास के साथ तेजी के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का फोकस किया है। मतलब कि चाइना के साथ कंपेयर किया कि चाइना दोनों 1990 के आसपास एक ही स्थान पे थे, लेकिन अभी इतना चाइना दूसरे स्थान पे चला गया। भारत आईएमएफ के अनुसार अभी चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया 5वां से। तो उसी के सिलसिले में आर्टिकल है, बहुत ही शानदार है। अपन पढ़ेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या है। दूसरा आर्टिकल है भारत के अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जर्मनी को पीछे छोड़ते। दोनों का आर्टिकल कॉमन है, लेकिन अपन अलग अलग सिलेबस में साथ पढ़ेंगे। जो आईएमएफ वाला आर्टिकल है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। जो इस तरह आर्टिकल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की विशेषता है, अर्थव्यवस्था की योजना के विकास, आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, और राजस्थान और भारत की समकालीन आर्थिक नीतियों के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत की आर्थिक और समानता समाधान। इस तरह ये है। दूसरा जो आईएमएफ के द्वारा वैश्विक जो थर्ड यूनिट में आता है, फर्स्ट पेपर के अंदर आईएमएफ की वैश्विक रणनीति क्या है, आईएमएफ कार्य क्या है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। और उससे पहले आर्थिक विकास वाला जो आर्टिकल है वो है आर्थिक नियोजन, विकास संकेत, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बेरोजगार, वित्तीय समावेशन क्षेत्र में और आर्थिक विकास के समाज। इस तरह रिलेटेड पेपर में पढ़ेंगे। तीसरा आर्टिकल में पढ़ेंगे वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त रूप से मध्य पूर्वी देशों को चेतावनी दी। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों दिए हैं, और ये अपना विदेश नीति भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के विदेश नीति के संबंध में ये टॉपिक कवर होता है, फर्स्ट जो थर्ड पेपर में आता है। अब आगे चलते हैं, अपन मुख्य बिंदु की बात करें। 1990 की स्थिति भारत और बनाम चीन की कंपेयर की जाए तो 1990 के आसपास भारत और चाइना दोनों एक ही स्थान पे 1990 के आसपास, और जीडीपी में योगदान के आसपास, मतलब वास्तविक वृद्धि दर विकास में 140 स्थान पे ये था भारत और 145 स्थान पे था कौन, चाइना। जबकि चाइना की जो आर्थिक विकास की जो योजना थी वो जैसे अपना 1991 में आया एलपीजी मॉडल, उसी तरह उनको आर्थिक विकास की गति देने के लिए 13 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। कब की थी, 1978 के अंदर। जब 1978 में स्टार्ट करने के बाद 13 साल बाद भारत ने एलपीजी मॉडल लेके आए, तो भारत की आज जो स्थिति है, चौथी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पहुँच गया है। उसके पीछे ये आर्थिक एलपीजी मॉडल बहुत बड़ा योगदान, लेकिन उसमें भी जो करप्शन बहुत हुए हैं ना, वो भी एक जिम्मेदार कारण है। अब दूसरा है कि जब दोनों एक समान रैंकिंग पे थे, तो ऐसा क्या कर दिया चाइना ने जो दूसरे स्थान पे 2010 में आ गया। कब आया, 2010 में दूसरे स्थान पे चला गया अमेरिका के बाद। और भारत अब 5वां से अब आया है चौथे स्थान, जबकि भारत को 2047 तक विकसित देशों वर्ल्ड बैंक के अनुसार $14,000 प्रति व्यक्ति ऊपर पहुंचाना, मतलब सालाना 7 लाख के आसपास इनकम होगी, तभी वो 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में शामिल होगा। तो ऐसा क्या करना पड़ा, इसी तरह भारत की जीडीपी को कंटिन्यूटी 7 पॉइंट से ऊपर बढ़ा के रखना पड़ेगा। और चाइना ने ऐसा क्या कर दिया, चाइना से अपन भारत क्या सीख सकते हैं, जो 2047 तक भारत अपना विकसित राष्ट्र संकल्प का उद्देश्य पूरा कर सकता है। उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल है, तो अपन अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई ये जो बातें हैं, क्योंकि जो 40% दोनों की बातें की जाए ना, तो जैसे 13,000 है ना, क्या है 13,000 पर अभी वर्तमान भारत में $13,000, चीन की जो 14,000 है। तो दोनों सौदा अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर विकसित श्रेणी में जाना है तो 14,000 से ऊपर, मतलब अभी भारत और चाइना दोनों मध्यम श्रेणी में है। दोनों मध्यम श्रेणी में, ये बात रखना, उस श्रेणी में जाने के लिए $14,000 से ऊपर जाना चाहिए। अभी चाइना पहुंच चुका है ना। दोनों देशों के बीच में निम्न आय वर्ग है, बिल्कुल देश सही बात है ना। दोनों निम्न आय वर्ग के आते हैं दोनों देश, आगे ना ध्यान से सुनना, दोनों निम्न वर्ग आय में आते हैं। और 1990 के अनुसार की बात कर रहा है ये। चीन 1990 के बाद तेजी से संरचनात्मक सुधार, आर्थिक विकास को तीव्र, भाई चीन इसीलिए आगे बढ़ा तेजी से, कारण है कि एक तो वो शिक्षा के क्षेत्र में 6% जीडीपी खर्च करता है, भारत करता है 4% के आसपास। स्वास्थ्य में वो कुल काफ़ी खर्च करता है, भारत करता है 2.3%।
तो इस 1.3 इसी संदर्भ में भारत पीछे है। स्ट्रक्चर की बात करके मेक इंडिया प्रोग्राम 2014 का लेकर आया, लेकिन चाइना बहुत पहले लेकर आ गया था। उसी की कड़ी में एक पीएम गति शक्ति योजना कंट्रोल करने के लिए, योजना को क्रियान्वयन करने के लिए ये मॉडल भारत 2021 में लेकर आया, लेकिन चाइना इस तरह मॉडल 1978 से 1990 में बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया था। उसी के संदर्भ में ये कह रहा है कि चाइना 1990 के बाद इतना तेज़ी से बदला है कि कुछ संरचनात्मक आर्थिक विकास पे जोर ज़्यादा दिया है। आगे चलते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ा चाइना, क्या कारण है ना? कारण यह है कि चीन प्रति व्यक्ति आय 2025 तक अभी वर्तमान में $13 लाख पहुँच गया प्रति व्यक्ति आय। भारत की अनुमानित बात की तो 2.5 लाख, कितने 2.5 लाख, मतलब समझ में आई कि 13 लाख रुपये सालाना प्रति व्यक्ति चीन की है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत की है वो है 2.5 लाख। चीन की असमानता कम, श्रम उत्पादकता बढ़े। चीन ने आय की असमानता कम कर श्रम उत्पादकता बढ़ी, मतलब चीन से सीख सकते हैं कि आय की असमानता कम करने। और भारत में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था टॉप 10% लोगों के पास इनकम है, टॉप 70% लोगों की इनकम है, टॉप 1% के पास इतनी इनकम है तो निम्न वर्ग के लोगों को 70% लोग मिला के 1% के आधार पर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पूंजी है। तो इस सिलसिले में देखा जा सकता है कि भारत में असमानता ज़्यादा है, जबकि चाइना में चीन की असमानता कम कर श्रम उत्पादकता अधिक बढ़ा है, लेबर फोर्स ज़्यादा बढ़ा दी, यहाँ के पूंजी कैपिटल को भी कम किया, लेकिन श्रम उत्पादक लेबर से ज़्यादा योगदान देकर बहुत एक मॉडल पेश किया। इसी के संदर्भ में ये आर्टिकल है। भारत की स्थिति की, और भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भारत की चुनौती स्थिति बात की जाए तो 1990 से 1924 के बीच में 4 गुना आय में वृद्धि हुई, फिर भी भारत भाई 1990 से 1924 में 20 में भारत के 4 गुना आय में वृद्धि हुई, फिर भी भारत चाइना की तुलना में पीछे है। क्यों? कारण असमानता अधिक है, जीडीपी खर्च करने में योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, गरीबी पॉवर्टी ज़्यादा है और संसाधनों की भारी कमी है, दूसरे देशों पे निर्यात पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा देशों से मतलब लाना पड़ता है ना। तो भारत अभी तक भारत के बॉर्डर पे खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, चाइना को इस तरह नहीं होता है। इसी के संदर्भ में चाइना अपने से आगे है और भारत पीछे है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो दोनों देश 40% एशियाई देशों में प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करता है? 40% दोनों देश यानी यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों देश एशिया में, फिर भी दोनों देशों के बीच में इतना गैप है। असमानता के बदलते आय का वितरण की बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि दोनों देश में 40% एशिया महाद्वीप में दोनों बराबर भूमिका निभाते हैं, जबकि आय के वितरण की असमानता चलते प्रति व्यक्ति लाभ कम रहा भारत का। मतलब आय के वितरण, एक आदमी के पास तो 100 रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया, 90 रुपया गैप आ गया, इसको बोलते हैं आय वितरण में असमानता होते। लोगों तक अभी तक सही ढंग से संसाधन की पहुँच कमी, हालांकि कोशिश बहुत की है, तो पिछले 10-12 साल में 23 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की भूमिका निकाली है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो आपको ये फैक्ट याद रखना, संरचनात्मक सुधार की अपेक्षा धीमे रहिए। भारत में क्या है कि स्ट्रक्चर है ना, जैसे अभी दिल्ली अशोक नगर विहार का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बनाया किसके लिए? विकास मॉडल के रूप में बनाया, लेकिन जैसे कोई तूफान आया हल्का सा गिर गया, कितने करोड़ रुपए इसमें पानी की तरफ आया था, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, अब दोबारा इसको बनाने दोबारा पैसा लगेगा। तो वो कहने का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है ना रिफॉर्म के लिए, वो आपका यूनियन नहीं है। चाइना में कोविड आया था, 1000 बेड का, मतलब बहुत 48 घंटों में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया था। कैसे? जो प्लाईवुड से है ना, लोहे के पाइपों से। क्या भारत ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों? लेकिन तो भारत की श्रम उत्पादकता बहुत कम है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत बहुत पीछे है। इसी की वजह से भारत स्थिति की चुनौती सामने, जबकि भारत जीडीपी के मामले में देखा जाए ना तो चाइना से जल्दी आगे जा सकता है, लेकिन यही संरचनात्मक सुधार नहीं होने की वजह से जनसंख्या का लाभांश, डेमोग्राफिक लाभांश नहीं उठा पाता है। क्यों? आय वितरण की समानता, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ों की वजह से भारत अपनी चुनौती का सामना नहीं कर पा रहा। जबकि 1990 से 2024 के बीच में भारत में 4 गुना आय में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी चाइना की तुलना में पीछे रह गया। अब आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना की जाए, 190 के देशों में 130 देशों की रैंकिंग भारत 130वें स्थान पर है। भाई अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात की जाए तो 130वें स्थान पर है, और 2024 में भारत की स्थिति वैसी भी है अभी भी, लेकिन
अभी अभी वर्तमान की बात की जाए चीन के, हैं, तो कितना है अभी भारत, चाइना 17वें स्थान पर है। कारण यही टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है। चीन 1990 के बाद भारत के पास था आसपास, मतलब 140 और 145 आसपास। भारत 140 से रैंक पे था और 145 वास्तविक वृद्धि दर में। दुनिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। क्यों? क्यों? यही श्रम उत्पादकता बढ़ा दिया, आय की असमानता कम की है, श्रम की उत्पादक तो बढ़ावा दिया। भारत को भी ये करना है, आय में असमानता कम किया। तीसरा पॉइंट, संरचनात्मक सुधार किया। चौथा पॉइंट क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, है ना। भारत की विकास गति की दर बात की जाए, भारत की विकास गति दर कितनी है? 6.5% रही है। जबकि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो कितनी करनी पड़े? 7% से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके भारत 47 का लक्ष्य पूरा कर पाएगा। जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर मान लो आपका 14,000 से ऊपर अधिक डॉलर इकोनॉमी है तो आप उस विकसित देशों में शामिल होते, नहीं तो आप मध्य वर्ग में शामिल हो जाते हैं। 1990 में कितने थे? निम्न वर्ग में थे। अभी भारत कितना है? मध्य वर्ग में। क्यों? क्योंकि भारत के अभी 13,000 के आसपास प्रति व्यक्ति डॉलर इनकम है। लेकिन ये व्यक्तिगत वृद्धि नहीं बदल गई है। कुल जीडीपी बढ़ने के गरीब व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती है, जबकि समान भागीदारी ना हो। कहने का मतलब जीडीपी बढ़ने से व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि भारत की जो विकास गति तेज करने से व्यक्ति की आय बढ़ती है। जीडीपी बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है, लेकिन विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से भारत की समान भागीदारी बढ़ती है। अब आगे चलते हैं 2025 की आगे की रणनीति बात की जाए। 2025 में भारत की कुल आय 4,000 बिलियन डॉलर हो सकती है। अभी 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमीज की वजह से भारत चौथे स्थान पर है, जो अभी वर्तमान में चल रही है वही बात कह रहा है। लेकिन यदि इसमें आम नागरिक हिस्सेदारी नहीं बढ़ी तो असंतुलन बना रहेगा। अगर मान लो प्रति व्यक्ति आय की इनकम नहीं बढ़ी तो कोई मतलब नहीं है। तो वो ये लेखक कह रहा है, वही कह रहा है कि आपकी जीडीपी भले ही बढ़ो, लेकिन आय की प्रति व्यक्ति आय के लोगों को भागीदारी शामिल होना से वो कैसे होगा? वो आपके आर्थिक विकास प्रगति अच्छा होगा, देश का मॉडल अच्छा होगा, तभी आपकी आय की असमानता कम होगी, श्रम उत्पादकता बढ़ी रहेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, संरचना में सुधार देखने को मिलेगा। तो लेखक भारत और चाइना की तुलना इसी आधार पर कर रहा है कि चाइना से भारत को सीखना। भारत को चाइना से क्या सीखना चाहिए? तो ये सीखने के लिए ये मॉडल पेश कर रहा हूँ, जो मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखना है। ध्यान व्यक्तिगत आय और सामाजिक सुरक्षा भी देना होगा। पॉवर्टी इंडेक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। भारत अभी पिछले 10-12 साल में 23 लाख लोगों बाहर निकला। आने वाले समय में क्या है? बहुत ज़्यादा बाहर 80 लाख लोगों को देना पड़ रहा अनाज। क्यों? तो वही कहने का मतलब है कि भारत को और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। नीतिगत सुझाव की श्रम उत्पादक, ये देखो सेम पॉइंट जो चाइना ने अपनाया, और ये पॉइंट एग्जाम में आपको लिखना है भारत के संदर्भ में। श्रम उत्पादक को बढ़ावा देना, मानव पूंजी मतलब है एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको भी ज़्यादा खर्च करना, टेक्नोलॉजी निवेश में सुधार की जरूरत है। ये चाइना ने किया है, इसलिए चाइना आज 2nd नंबर अर्थव्यवस्था है और भारत 4थे नंबर है। जबकि जनसंख्या के मामले में दोनों बराबर है ना। जनसंख्या के दोनों मामले मिले में डेमोक्रेसी लाभांश है और परिस्थितियाँ दोनों के अनुकूल है, फिर भी भारत पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे को पीएम गति शक्ति मॉडल पेश करना पड़ा, बुनियादी ढांचे को बनाना, पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया योजना जैसे को सशक्त बनाना पड़ेगा। ये भारत की एक रीढ़ की हड्डी का कुंजी है। लाभकारी रोजगार सृजित विकास करना। लाभकारी रोजगार मतलब समझना है कि ऐसी कोई योजना लाए जल्दी से ज़्यादा रोजगार मिले है, इनकम ग्रोथ हो, है, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। तो आपको लाभकारी रोजगार सृजित करते रहना विकास की कुंजी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे चलते हैं। भविष्य की चेतावनी की बात करते हुए, अगर मान लो भारत की नीति नहीं बदलेगी 2047 तक प्रति व्यक्ति आए तो 7 लाख तक रहेगी, पहुंच सकती है ना। क्यों? कि जबकि चीन इस समय 40 लाख, अभी वर्तमान में 2.5 लाख है प्रति व्यक्ति, और चाइना में 13 लाख प्रति व्यक्ति। लेकिन अगर 2047 की दोनों देश की कंपेयर की जाए, अगर भारत अपनी नीति नहीं बदलेगा है तो क्या रहेगा? भारत 2047 से 7 लाख तक रहेगा प्रति व्यक्ति आय सालाना, और ये रहेगा 40 लाख। तो कितना गैप होगा आप समझो, 33 लाख का गैप आएगा। तो इतना गैप आना क्या दर्शाता है? तो यही मॉडल कह रहा है कि आपको ये नीतिगत जो सुझाव है इसी पे आपको भारत को ध्यान देना पड़ेगा, तभी भारत सक्षम बढ़ जाए। आगे चलते हैं।
आगे के रास्ते की बात करें कि जो विश्लेषण दृष्टि ओवरऑल आगे का रास्ता विश्लेषण जो अपन पीसीएस मेंस में ऐसे के संबंध में फोकस लेना, केंद्र बिंदु मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि आप जीडीपी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। जीडीपी पे ध्यान देना काफ़ी नहीं होता है, आपको व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि पे जरूरी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विकास मॉडल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे फोकस करना, आय की असमानता को कम करना, ये पॉइंट आपको याद रखना, रटना है एक लाइन। आय में वितरण में असमानता, एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है ना? तो क्या है? आय वितरण में असमानता, सतत मानव विकास, एसडीजी गोल लक्ष्य विकास जो 117 लक्ष्य बताए उनको आप कवर करना पड़ेगा। आसानी से भोजन मिले, हैं आसानी से मतलब शिक्षा मिले, आसानी से स्वास्थ्य मिले, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिले, है ना, और पर्यावरण के संदर्भ में अनुकूल हो, ये सब क्या है? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एसडीजी गोल मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, बढ़िया पेंशन मिले, है ना, सामाजिक सुरक्षा, उसको हेल्थ मिले, सिक्योर मिले, वुमेन को भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना, तभी भाई देश विकास होगा ना। जीडीपी में दिखने से क्या होगा? आपके ज़मीनी स्तर पे नहीं दिख रहा ना, जीडीपी बढ़ गई, लोग वापस ऐसे जेब में है नहीं आज भी, तो क्या है? तो ये कोई मॉडल पेश नहीं होगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। भारतीय मॉडल को श्रम गहन, तकनीक गहन बनाना, जो चाइना में श्रम उत्पादक को बढ़ावा दिया, टेक्नोलॉजी के मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य गुणवत्ता अधिक से अधिक खर्च करना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य पे 1.3 खर्च कर रहा है भारत, चाइना कर रहा है 4%। भारत यूथ पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्यों? कि भारत की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, खतरा होता है ना। उसी के संदर्भ में देखा जाए तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक और संरचनात्मक मॉडल बनाना पड़ेगा, जिससे विश्व में भारत को 2028 तक आते आते जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बनने संपन्न पूरा होगा। अब ये देखो अपना टॉपिक में सीधा लिखा हुआ है, आर्थिक वृद्धि विकास अवसंरचनात्मक आधार है। तो बात अपनी कंपेयर करते हैं, दोनों के बीच में पढ़ते हैं कि ये क्या मॉडल है। देखो आर्थिक वृद्धि की बात की तो अर्थ, केवल इसका अर्थ पड़ा है, क्या है अर्थ, मीनिंग क्या है इसका, दोनों का मीनिंग। इसका मीनिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो इकोनॉमिक केवल वस्तु और सेवा के उत्पादन की वृद्धि में जीडीपी वृद्धि, ये केवल वस्तु और सेवाओं की बात करता है। कौन? आर्थिक वृद्धि, जो जीडीपी वृद्धि में देखना मत, ये कहता है कि नहीं विकास, तभी विकास में वृद्धि की बात है, यहाँ पे याद रखना ये वृद्धि की बात है। विकास की वृद्धि बात की व्यक्ति व समाज में जीवन स्तर में समग्र होते हैं, ये कह रहा है व्यक्ति के विकास में जीवन समग्र सुधार करना बात करता है। मापदंड की बात करें, दूसरा पॉइंट मापदंड क्या है? मापदंड आर्थिक वृद्धि कैसे मापते हैं? जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापते हैं। जीडीपी जीएनपी किसके? जीडीपी जीएनपी और प्रति इनकम के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार। और ये क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याक्षा, लिंग के आधार पे, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर असमानता, समानता के आधार पे मापा जाता है। और ये प्रकृति क्या है? ये तो देखो, ये प्रकृति है मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, और ये होता है दोनों में, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मापा जाए, गुणात्मक और मात्रात्मक, याद रखना ये बात, तीनों पॉइंट, अर्थ, मापदंड, प्रकृति। चौथा पॉइंट है लक्ष्य। क्या पॉइंट है? चौथा पॉइंट है लक्ष्य, किसका? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बात हो रही है। फिर है लक्ष्य, क्या है? लक्ष्य, दोनों के बीच में लक्ष्य की बात की जाए तो ये आर्थिक गतिविधियों विस्तार की बात करता है, किसके? आर्थिक गतिविधियों के लक्ष्य की बात करता है, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आर्थिक लक्ष्य गतिविधियों की बात करें, ये समावेशी, ये लक्ष्य समावेशी टेकन की बात करें। मैंने बोला ना चाइना ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया इसकी बजाय, जब भी आज देश में अर्थव्यवस्था के मामले दूसरे स्थान पर इनकम कैपिटल में भी आगे है, श्रम उत्पादकता में आगे है, संरचनात्मक में आगे है। क्यों? क्योंकि चाइना इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपन इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जीडीपी के मामले में। अपन लोग खुश नहीं रख सकते हैं, अपन लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए, अपन लोगों को प्रेस इंडेक्स में भी पीछे है काफ़ी। तो ये क्या है? ये आपने विकास मॉडल पे ध्यान नहीं देकर आपने आर्थिक वृद्धि पे ध्यान दिया। तो आपको चाइना से यही सीखना है कि आर्थिक वृद्धि पे ज़्यादा ध्यान ना देगा, विकास मॉडल पे ध्यान देगा। आय प्रभाव क्या पड़ता है? आय बढ़ती है, असमानता बढ़ती है? आय बढ़ती है ना तो असमानता बढ़ती है। तो यही तो कह रहा है चाइना मॉडल इस पे ध्यान नहीं दिया, अपन इस पे ध्यान दे रहा। आय बढ़ गई तो क्या हुआ? असमानता ज़्यादा बढ़ती है ना। टॉप 1% लोगों के पास 70% इनकम बराबर है। क्यों भाई? आर्थिक वृद्धि पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब यहाँ पे समानता, अवसर, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब उदाहरण के लिए 7% भारत की जीडीपी वर्तमान में ग्रोथ, बेरोजगारी, गरीबी बनी रहती है। 7% जीडीपी होने के बाद भी बेरोजगारी, भूखमरी भारत में है
जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। क्यों? कि वहाँ पे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है सबसे ज़्यादा है, जबकि GDP वहाँ कम है। क्यों? क्योंकि भारत की तुलना में उन्होंने आर्थिक मॉडल पेश किया। तो आपको ये याद रखना, अर्थ क्या है, मापदंड क्या है, प्रकृति क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रभाव क्या है, उदाहरण, इस टाइप के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। आगे चलते हैं। दूसरा एडिटोरियल डिस्कशन अपना पायनियर जो न्यूज़पेपर है उसी के अनुपर उठाया गया है। भाई वो कह रहा है कि भारत अभी, लेखक कहता है भारत चौथे स्थान पे आ गया 5वां से अर्थव्यवस्था के मामले में, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, जर्मनी को पीछे छोड़ते। IMF के अनुसार 2024 के अनुसार GDP 4.19 ट्रिलियन। एक फैक्ट याद रखना, आपको शुरुआती लाइनों में लिखने का मौका मिले, ज़बरदस्त लिखिए आप कि भाई IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो IMF के अनुसार 2024 में भारत 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गया, जिनके पीछे निम्न कारण है ना। इस तरह आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की संरचना और प्रदर्शन की बात की जाए, सेवा सेक्टर है, निर्माण क्षेत्र, निजी खपत प्रमुख चालक है भारत के। ये क्या है? ये भारत जो बजट बनाते हैं ना, वो 3 सेक्टर देखते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, सेवा सेक्टर में क्या, कृषि सेक्टर में क्या हो रहा है। ये भारत की क्या है? ये पहिया है। इसी के आधार पर भारत अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन कर रहा है। IMF के अनुसार 2027 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे, जब उस समय जर्मनी को पीछे छोड़ पाएगा, जापान को, है ना। कब? 2027 तक। अभी जर्मनी को पीछे छोड़ा है। घरेलू मांग की वृद्धि की जाए तो वैश्विक बाजारों में निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ेगी। वैश्विक हिस्सेदारी की बात करी जाए ना, तो आपको घरेलू मांग वृद्धि, जो घरेलू मांग की मतलब क्या है, कुछ ऐसे आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जैसे अभी स्वदेशी मॉडल है डिफेंस के मामले में। तो अभी क्या हुआ डिफेंस के मामले में, क्या हुआ कि विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा भारत के द्वारा जो ड्रोन हैं, जो मिसाइलें हैं, उनको दूसरे देशों, मिडिल ईस्ट वाले हैं, छोटे छोटे देश हैं, वो भारत से ज़्यादा आयात करने की मांग की है। तो इसी के सिलसिले में बोल के कि आपको कुछ ऐसे बाज़ारों में दिखाना पड़ेगा जिसे निर्यात की हिस्सेदारी, घरेलू मांग वृद्धि, वैश्विक बाज़ारों की मांग की बढ़ोतरी मिलेगी। आगे चलते हैं। पूंजीगत निवेश की बात की जाए 2019-24 के अंदर पूंजी निवेश पर्वत तेज हो गई। 5 ईयर प्लान जो है 2025 अभी इकोनॉमिक्स के, उन्हीं के अनुसार 14.73 लाख करोड़ और 26 तक 15.8 लाख करोड़ का पूंजीगत निवेश बढ़ेगी, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट मॉडल बढ़ेगा, FDI ज़्यादा आएगी तभी होगा ना। अभी 14.3 है, तो वो कह रहा है कि आगे चल के पूंजी निवेश 15.8 लाख करोड़ हो जाएगा। जैसे सड़क, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, भारी निवेश में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। 14,000 की से अधिक योजना PM गति, ये PM गति शक्ति योजना बार बार आती है एग्जाम में, आपके इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछने के अभी UPPCS में या BPS में कहीं हुआ था, तो 2023 के आसपास या इसी साल कोई पूछा है एग्जाम मेंस में। तो अपन पढ़ते हैं, इसको लेके आया था, उद्देश्य क्या था अपन इसकी पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है किसका? PM गति योजना। ये आई थी 15 अगस्त 2021 को। कब? 15 अगस्त 2021 को लेकर आए। क्या लेकर आए? 15 अगस्त 2021 को लेकर आए थे PM गति शक्ति मॉडल योजना। ये लेकर आए, इसलिए लेकर आए थे, और इसे 13 अक्टूबर को 2021 औपचारिक रूप से लागू हो गया था, लेकिन लॉन्च हुआ था 15 अगस्त को। इसका उद्देश्य पूछ लेना आपको 2 नंबर 5 नंबर, तो आपको इस तरह लिखना है। जैसे बहु मॉडल कनेक्टिविटी, पहला पॉइंट बहु मॉडल कनेक्टिविटी, जैसे रेलवे, सड़क, राजमार्ग, या ना रेलवे, सड़क, राजमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट है, बंदरगाहों को एकीकृत करना जिसमें माल लोगों को आवाजाही सुगम हो। फिर ये लॉजिस्टिक लागत है ना, गलियारा क्या है? लॉजिस्टिक लागत में कमी है ना। दूसरा पॉइंट लिखना, लॉजिस्टिक लागत में कमी। वर्तमान में भारत में लॉजिस्टिक लागत GDP का लगभग 12%, जबकि वैश्विक औसत 8% करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा लॉजिस्टिक लागत क्या होता है। मान लो ये कोई ट्रक है, क्या है, इन सबको जोड़ना। ये कोई मान लो रेलवे है, ये सड़क है, और ये जिला है, और ये बस स्टैंड है। अब ये दिल्ली से कोई ट्रेन आई, कहाँ पे आई? ये आई ज़िले में। अब इस ज़िले के पास में खड़ी की, कनेक्टिविटी कर दी, तो ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और ये जल्दी से जल्दी लेके गए ज़िले शहर में, तो ये क्या? लॉजिस्टिक गलियारा। अब मान लो ये सीधी ट्रेन यहाँ से लेके आता, 3 दिन बाद पहुँचता, 4 दिन बाद पहुँचता, कोस्ट बढ़ती है, कोस्ट बढ़ती। भाई वो जो आदमी लॉन्ग टाइम से लेके आ रहा है, 3-4 दिन लगता है, कोस्ट तो बढ़ती है। अब यही कि मान लो कल, अब 4 दिन बाद में, जैसे मान लो OnePlus कोई आपको चीज़ मंगानी है, एप्पल का फ़ोन लगाना, अब आपने ऑनलाइन अमेजन किया, आपके पास मैसेज आया कि, तो वो कहाँ से आया? कि बहुत पहले से यहाँ गोदाम में रखा हुआ है,
और जैसे ही गोदाम से निकलता है पीछे एक गाड़ी और आती है, वापस एक गोदाम में मोबाइल रखता है, तो आपके पास 12 घंटा में 13 घंटा में कोई भी चीज़ पहुंचती है। इसका मकसद क्या है? ये है लॉजिस्टिक लागत में कम लाई। यही आप अगर मान लो दिल्ली खरीदने जा रहे हैं तो उसका भाड़ा अलग हो गया, खरीदने का मूल्य अलग हो गया, और उसी प्राइस में आपको घर बैठे उससे कम पैसे देते हैं। वो है लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना। 12% है अभी वर्तमान में, जो 8% लाना है, तभी आपका भारत का जो विकास, जो अपन आर्टिकल आगे पढ़ के आए चाइना की तुलना में, जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी, तो यही भूमिका निभाता है। तीसरा आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना, समयबद्ध परियोजना है ना। समयबद्ध परियोजना, जो विभाग है, वित्त मंत्रालय है, स्थापित परियोजना को समय समय पर आकलन करना। तो आपको बहु मॉडल याद रखना, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, बहु मॉडल है, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, और क्या करना, समयबद्ध परियोजना का आकलन करना। किसके? विभाग और मंत्रालयों के बीच में जो वेस्ट पैसे खर्च हो रहे हैं उनको रोकना, करप्शन रोकना, कि भाई 3 साल का प्रोजेक्ट है, हर एक 6 महीने बाद उसका आकलन करना कितना काम पहुंचा है ना। तो 3 साल के बाद अगर अधिक समय होता तो सीमेंट कंक्रीट का भाव बढ़ता है, तो सरकार पे ही आता है भाई, बजट तो अपने पर बढ़ता है ना। आज मकान 30 लाख का बना, 3 साल में पूरा करने का टारगेट था, लेकिन अपन 5 साल में कर रहे, तो क्या हुआ? नुकसान किसका? अपना ही हुआ ना। जेब से पैसे किसके गए? अपन गए। महंगाई बढ़ी, दर बढ़ी, तो क्या हुआ? समयबद्ध विभाग के अनुसार ये काम करना है। तो आपको ये पूरी तरह से याद रखना, बहु मॉडल आधारित है। दूसरा, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना। तीसरा पॉइंट है समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन करना, है ना। और ये आपको इस तरह लिखना है ताकि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुधार की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर है, डिजिटल अर्थव्यवस्था सरकार में सक्रिय रूप से निवेश करनी चाहिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का योगदान 1.3% ना करके 2.5% करना। एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना कि एआई आधारित, इनोवेशन आधारित। भारत का जो टैलेंट है, ब्रेन वॉश ना हो। ब्रेन मतलब ब्रेन ड्रेन, मतलब ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है भारत का जो युवा है, टैलेंट है, वो अपने विदेशों में जाके काम कर रहा है, क्योंकि उनको यहाँ भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के मामले में सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो अपना बाहर जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो उसको रोकना है ना। निजीकरण, एलपीजी मॉडल, बीपीसीएल, एयर इंडिया आदि को निजीकरण रूप से बड़ी भूमिका देने की वजह से भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बढ़ना। उसके पीछे एलपीजी मॉडल भी है, एयर निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है ना। लेकिन आपको अभी हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल जैसी अर्थव्यवस्था पर अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। अब जैसे ये कौन कौन सी योजना से भारत की अर्थव्यवस्था में है, यहाँ भारत को विकास गति में, यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को 2027 से पीछे छोड़ेगा, जापान को। तो क्या है? तो ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल मीडिया इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को एक सशक्त बढ़ाने भूमिका निभाई है ना। तो आपको ये पॉइंट पूरे याद रखना है। कौन से? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएलआई योजना है, और अभी पढ़ के है पीएम गति शक्ति योजना, ये सब। अब आगे चलते हैं। भारत की वैश्विक भूमिका की बात की जाए, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभी निशा बना हुआ है, जिसके भारत यूरोपीय है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किसके तहत हुआ? ब्रिटेन के साथ। अभी भारत में जो शराब आ रही है वो 75% टैक्स में कमी आ गई। क्यों आई? कि भारत ने फ्री ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया से जो बादाम आ रही है वो टैक्स कम आ रही है। क्यों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किया। भारत का अब निर्यात होगा, 100% शुल्क कम होगी है। भारत में अगर अब कंपनियाँ गाड़ियाँ आएगी तो वो क्या है, 100 गाड़ियाँ आएगी जब तक तो फ्री है टैक्स, 100 से ऊपर आएगी टैक्स बढ़ेगा वापस। तो क्या है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यूरोपियन देशों के बीच में है, और आसियान के देश में क्या है, CEPA याद रखना है। 2 प्रोग्राम है, CPA और FTA। ये दोनों प्रोग्राम भारत के इकोनॉमिक्स को, निर्यात और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात कम करना है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देने के अंदर। अब PLI योजना में है ना, प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव, इसमें 13 सेक्टरों को शामिल किया है, जिससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा है, निर्यात ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये क्या है, पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। PLI योजना को लाने का मकसद क्या है? सेक्टर वाइज भारत का निर्यात को बढ़ावा देना है। डिफेंस हो चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, है ना, सभी के क्षेत्रों में बढ़ावा देने की बात की है। मुद्रास्फीति, आर्थिक नीति की स्थापना है कि मुद्रास्फीति वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लचीलापन दिखाई दे रहा है। RBI मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुसार, GST सुधार। भारत एक GST शुरू में लाया था, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, आए दिन संशोधन हो रहा। अब लोगों को GST बढ़ने से क्या, भारत के राजस्व बढ़ा, राजस्व बढ़ा तो क्या, भारत अपना आर्थिक विकास मॉडल पेश करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। निर्यात ज़्यादा हो गई, ऐसा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया है,
ये क्या है, ये भारत को निर्यात बढ़ाने भूमिका निभाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न है, मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न या तो यूट्यूब पे शाम को डालूंगा, क्योंकि 3-4 प्रश्न बहुत ही शानदार है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूट्यूब पे डालूँ। नहीं डालूंगा तो मैं बना के आपको ग्रुप में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आप चलते आगे। समाचार जो आज है, जो समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में है, मध्य पूर्व देशों को चेतावनी दी। किन दिनों ने घटना के हाल ही में? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। जबकि इन देशों ने इस तरह घटना इसलिए दी कि संयुक्त रूप से चेतावनी दी जा रही। कारण, अब कारण पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि इजराइल से हमले को संभावना को रोकना। इजराइल के गाजा के पट्टी पे जो युद्ध है हमास के, तो ईरान है, यूएई देश है, ये बहुत सारे, तुर्की है, इन देशों ने बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्सी बना रखा है और हमले होने की संभावना ज़्यादा रोक की है। ईरान ने धमकी दे देकर युद्ध की। अरब देशों को शांति बनाए रखने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि अरब देश है ना, यहाँ के सुएज कैनाल है, भारत और विश्व के बीच में 90% ट्रेड का यहाँ पे कारोबार चलता है। तो ये जो मिडिल ईस्ट है, ये सबसे बड़ा पश्चिमी एशियाई देशों को दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जैसे सबार पोर्ट है ईरान में, तट पे अपना चल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा सुएज कैनाल से इंपोर्ट होता है, रशिया का होता है, तेल पाइपलाइन ज़्यादा है, संसाधन वहाँ ज़्यादा है। अगर वो अनस्टेबिलिटी हो गया तो पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाही हो सकती है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है वहाँ पे। तो इसी के संदर्भ में भी बात की रहे। जैसे ये भारत है, और भारत से यहाँ से ये अफ़गानिस्तान, नीचे ईरान, सऊदी अरब से बीच में यहाँ पे वो गाजा है और इजराइल के पार्ट में। तो ये सुएज कैनाल यहाँ से आती है अरब सागर से तट के ताट में, याद रखना ये भारत के यहाँ से है। तो भारत इसी तरह ये चिंता में, भारत की भी चिंता में डाल दिया। इजराइल नष्ट करने की धमकी भी दी अरब देशों ने, है ना। आगे चलते हैं। पश्चिमी देशों का रुख क्या? मध्य पूर्व किसी आक्रामक कदम से गंभीर परिणाम भुगतने के क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सभी ने बोला। जबकि यही देश सबसे ज़्यादा हथियार यहीं बांटते हैं और फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वापस ये मिल के एक परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह चेतावनी देते हैं। हालांकि शांति बनाए रखने से ही फायदा होता है। उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, युद्ध की आशंका को समाप्त करना। तो ये क्या है? उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सकारात्मक की बात है। प्रभाव क्या है? प्रभाव भाई, इस तरफ घटना होने से भारत पे प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव की बात की जाए, गुटनिरपेक्ष सकारात्मक है ना। सब क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दिशा की स्पष्ट है। भारत में समतंत्र विदेश नीति की मजबूती है। पश्चिमी एशियाई देशों को संतुलित संबंधों को नीति को विकसित करता है। चौथा पॉइंट, तेज जो तेल है, खनिज संसाधन है, समुद्री मार्गों से रणनीतिक महत्व तो समझा जाता है। ऊर्जा के स्रोतों की भारत की विविधता है। दीर्घकालीन ऊर्जा यहीं से आती है। प्रवासी भारतीय सुरक्षा को लेकर विदेश नीति व सत्र है। वैकल्पिक प्रवासों गंतव्यों को भारत के सबसे ज़्यादा डायस्पोरा यहाँ मिडिल ईस्ट में रोजगार कर रहे, केरला, साउथ क्षेत्र, खाड़ी के देशों में भारत के सबसे ज़्यादा है ना। मेरी बात मतलब मिडिल ईस्ट जो है कंट्री है, खाड़ी देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत के लोग रोज़गार कमाने, पैसे कमाने जाते हैं बाहर रोजी रोटी के लिए। भारत वैश्विक मंचों पर अग्रणी उपस्थिति। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर मान लो वहाँ पे शांति नहीं रहती है तो भारत को नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्र स्थिति करना चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिमी देशों के साथ भारत में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा कि भारत को भी बोलेंगे कि आपको हमारे से कोई संसाधन खरीदना है या व्यापार करना है तो आप अमेरिका से, फ्रांस से व्यापार तोड़ो, है ना। व्यापार मार्गों, यहाँ फिर अमेरिका बोलेगा व्यापार के मार्गों हैं, सुएज नहर है जो है, तेल आपूर्ति का अनिश्चित है, आयात लागत अधिक वृद्धि हो गई। भाई आज तो यहाँ से जाना पड़ता है, फिर अगर यहाँ से वृद्धि नहीं होगा तो कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से श्रीलंका से होते हुए, चाइना यहाँ से होते हुए, यूरोप से फिर यहाँ आना पड़ेगा। ये आज भारत सब सीधा जाता है ना। खाड़ी देशों के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का खतरा है। रोजगार अवसरों पर अस्थायी असर है। विदेशी मुद्रा की निर्भरता की चिंता के विषय है ना। सैन्य और सामरिक तैयारियों को सीमा को उजागर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संतुलन बनाने में कठिनाई है। इसी तरह ये आर्टिकल अपन तीनों अच्छे से डिस्कशन, तीनों का विदेश नीति हो, व्यापार हो, ट्रेड हो, पेपर वाइज याद रखना। और जो योजना आई, योजना को याद रखिए। जो पॉइंट बताया गया कि अमेरिका, चाइना ने इतना तेज़ विकास किया, जबकि दोनों 1990 के आसपास रैंक 7 में थी और विश्व बैंक के अनुसार 14,000 से ऊपर जाते हैं डॉलर में प्रति व्यक्ति आए, तो वो क्या है, उस श्रेणी में शामिल है। अभी भारत मध्य वर्ग में, 1990 निम्न वर्ग में था। तो इसी के संदर्भ में ये पॉइंट आपको लिखना है। आप पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। एग्जाम टाइम टू टाइम होने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और आप मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।